हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट जो है लेके आई हूँ, जो कि आने वाले जितने भी एचएसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी, उन सभी में आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कानूनगो सर्कल की संख्या कितनी है। तो हरियाणा में कुल कानूनगो सर्कल की जो संख्या है वो 256 है, 256 है। पटवारी, देखिए पटवारी कौन होता है। जो पटवारी होता है वो राजस्व विभाग का एक अधिकारी होता है और उससे ऊपर होता है कानूनगो। कानूनगो भी राजस्व विभाग का एक अधिकारी होता है जिसके अंडर पटवारी या फिर लेखपाल जो है काम करते हैं। हरियाणा में कुल पटवार सर्कलों की संख्या कितनी है, तो ये है 9691, 2691। कितनी है? 2691। निम्नलिखित में से पटवारी का प्रमुख कार्य नहीं है। ये जो कार्य दे रखे हैं इनमें से कौन सा कार्य है जो पटवारी का नहीं है। समय समय पर तहसील में उपस्थिति देना, ये काम भी है पटवारी का। ग्राम सेवक पर नियंत्रण रखना, ये भी है। अपने अधिकार क्षेत्र की अकाल रिपोर्ट तैयार करना, ये भी है। तहसीलदार पर नियंत्रण करना, ये नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि पटवारी जो होता है उससे ऊपर कानूनगो सर्कल होता है और जो तहसीलदार है वो कानूनगो सर्कल से भी सीनियर होता है। ठीक है, तो तहसीलदार के अंडर में जो पटवारी वगैरह होते हैं वर्क करते हैं। ऑफिस कानूनगो का पद स्थापित होता है, कहाँ पर स्थापित होता है, तो ये तहसील स्तर पर स्थापित होता है ऑफिस कानूनगो का पद। हमारे देश में भूमापन का कार्य किस शासक के दौरान शुरू किया गया था, तो ये शेरशाह सूरी के दौरान जो है शुरू किया गया था। शेरशाह सूरी ने गज ए सिकंदरी या फिर जो है अलग अलग जो भूमापन की जो प्रणालियां हैं उनसे ज़मीन को मापना शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने जाबती प्रणाली को अपनाया था। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो 1 हेक्टेयर में जो वर्ग मीटर होते हैं वो होते हैं आपके 10,000। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। राजा की निजी भूमि जिसका प्रबंध प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान की ओर होता है वो क्या कहलाती थी, तो वो खालसा भूमि कहलाती थी। देखिए जो खालसा भूमि होती थी उसका डायरेक्ट जो कंट्रोल होता है वो सुल्तान की ओर से होता है, मतलब उससे जो भी इनकम जाएगी वो किसके पास जाएगी, राजा के पास जाएगी। इसके अलावा जो जागीर भूमि है, जागीर भूमि वो होती थी जो अकबर के समय में जितने भी मुगल काल के शासक हुए हैं उनके समय में जो भूमि से रिलेटेड जो कर्मचारी होते थे उनको उनकी तनख्वाह के रूप में दी जाती थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो भौम भूमि है, तो ये लाल मिट्टी वाली जो भूमि होती थी उसको कई बार नाम दे दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी, तो ये जो सरंजामी प्रथा है ये मराठा भू राजस्व प्रथा से रिलेटेड होती थी। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिली थी, तो ये 1833 में मिली थी। देखिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी बने बाद में जाके वो पहले धीरे धीरे करके भारत में आए 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1600 में वो भारत आए। 1608 में उन्होंने जहांगीर के दरबार में जाके व्यापार करने की अनुमति मांगी और उनको जो है अनुमति दे दी गई थी, लेकिन भूमि खरीदने का जो अधिकार है वो ब्रिटिश नागरिकों को कब मिला था, 1833 में जाके मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूस्वामी कौन होता है, तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था होती थी उसमें भूस्वामी जमींदार होता था। ठीक है, कौन होता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में, भूस्वामी जमींदार होता था। जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदना चाहता है तो उसे क्या देखना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति अगर जमीन खरीदना चाहता है तो उसको खतौनी नंबर देखना पड़ेगा। मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि खतौनी क्या होती है। देखिए जो पूरे गांव का एक मैप होता है उसको क्या कहा जाता है, सजरा कहा जाता है। ठीक है, सजरा। और इस सजरे के अंदर अगर अलग अलग लोगों के खेत हैं, अलग अलग लोगों की ज़मीनें हैं तो वो क्या हो जाते हैं, खसरे। ठीक है, इसमें जो एक बॉक्स है वो एक खसरा है। ठीक है, एक बॉक्स क्या है, एक खसरा है। इसके अलावा अगर खतौनी की बात करते हैं ना, तो ये जितने भी खसरे हैं ना, अगर मान लो किसी एक इंसान के पास 2 खसरे हैं तो दोनों को मिला के उसकी खतौनी बोला जाता है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति का खाता। तो जो खतौनी नंबर है वहीं देख के तो ज़मीन खरीदनी पड़ेगी ना कि कहाँ पर है ये। ठीक है, ग्राम सभा है, ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं की सभा है। बिल्कुल है, 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति गांव में होते हैं वो सब ग्राम सभा का
हिस्सा होते हैं जो वोट डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो जो पंचायती राज प्रणाली है वो किसके ऊपर आधारित है? वो है सत्ता के विकेंद्रीकरण के ऊपर जो है आधारित है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 15 जून 2005 को। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आपका जो है जोहान्सबर्ग में किया गया है। देखिए, आप रियो डी जनेरो देखेंगे तो ये सोचेंगे कि इसका आंसर यही है, लेकिन रियो डी जनेरो जो है वहाँ पे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जो कि कब हुआ था? 3 जून 1992 को। ठीक है, तो रियो डी जनेरो में पहला अर्थ समिट अगर पूछा जाता है कब हुआ था, तो फर्स्ट अर्थ समिट जो है रियो डी जनेरो में हुआ था, 3 जून 1992 को हुआ था। और इसमें जो है एक एजेंडा अपनाया गया था, एजेंडा 21। ठीक है, जो किससे रिलेटेड था? पर्यावरण से रिलेटेड था। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो भारत में 1986 में लागू हुआ था। निर्वाचन की समस्त शक्तियां जिले में किसके पास होती हैं? तो ये उपायुक्त के पास होती है। उपायुक्त कौन होता है? डीसी। ठीक है, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 में कौन सी धारा में सरपंच की शक्ति व कार्यों का वर्णन मिलता है? तो ये कौन सी धारा में मिलता है? धारा 19 में मिलता है। पंचायती जो राज एक्ट 1994 है, किस धारा में सरपंच को अवैध कब्जे हटाने की जो है शक्ति दी गई है? तो वो धारा 24 में दी है। जितने भी अवैध कब्जे हैं उनको हटाने की जो शक्ति है वो सरपंच को कौन सी धारा के अंतर्गत दी गई है? जो एक्ट आपका 1994 है वो धारा 24। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत समिति के गठन का प्रावधान हरियाणा पंचायती राज एक्ट की किस धारा में दिया? देखो, ये जो पंचायत समिति का गठन है ना, वो प्रावधान कौन सी में दिया गया है? तो वो धारा 55, धारा 55 में दिया गया है। ठीक है, हरियाणा की प्रथम महिला सरपंच कौन थी? तो ये थी धनपति। रेखा रानी जो है वो सबसे युवा सरपंच है, जो कि फतेहाबाद से बिलोंग करती हैं। वर्तमान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का स्थान किस अवधारणा ने ले लिया है? तो ये पूंजीवादी राज्य ने ले लिया। ठीक है, पूंजीवादी राज्य। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति जो है वो 1991 में स्टार्ट की गई थी, सन 1991 में। यह कथन किसका है? वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत दूरी रहित और सीमा रहित बनाए जाते हैं। तो ये जो लाइन कही गई है ये वेप्लिस एम स्मिथ ने कही है। क्या कहा है वेप्लिस और स्मिथ ने? वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत दूरी रहित और जो है सीमा रहित बनाए जाते हैं। मतलब जो डिस्टेंसेस है ना कंट्रीज के बीच में वो कम हो जाती है। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था अलूरी सीताराम राजू ने। जो अलूरी सीताराम राजू हैं उन्होंने 1920 में एक मूवमेंट चलाया था जो महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था। उसी से इंस्पायर्ड होके जो अलूरी सीताराम राजू हैं वो एक लीडर थे, जो आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स थी, गुडेम पहाड़ियाँ थी, वहाँ पे जो आंदोलन चला था वो उसके प्रमुख लीडर होते थे, उसके विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये इन्होंने किससे प्रेरणा लेके शुरू किया था? महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन चला हुआ था उसी से प्रेरणा लेके जो है इसको चलाया गया था। उग्र गुरीला आंदोलन भी इसको कहा जाता है। और जो है इसमें जो ये अलूरी सीताराम राजू हैं इनको 1924 में पुलिस ने पकड़ लिया था। ठीक है, इसके बाद देखिए अब्दुल गफ्फार खां की बात करें तो इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। अगला देखिए, ये जो बाबा रामचंद्र हैं इन्होंने जो है अवध में आंदोलन किया था। जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो इन्होंने कहाँ पे नेतृत्व किया था? अवध के किसानों का। भारत में जो दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था तो वो कौन सा था? 26 जनवरी 1930 था भाई, 1930। ऑप्शन में यहाँ मैंने 29 नहीं देखा। तो जो पहली बार मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 था। ये जो अधिवेशन हुआ था जो 1929 का लाहौर अधिवेशन,
1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर में रावी नदी के किनारे पे हुआ था, तो वहाँ पे पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पहली बार पूर्ण स्वराज्य की जो मांग है वो कौन से सेशन में की गई थी, कौन से अधिवेशन में की गई थी, तो वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी। और वहाँ पे डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 जो कि आने वाली 26 जनवरी है, उसको हम क्या करेंगे, पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और इसी दिन को याद रखने के लिए जो हमारा संविधान है वो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी को। नहीं तो बनके तो 26 नवंबर को तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था क्योंकि इस दिन को यादगार बनाना था 26 जनवरी 1930 को। इसके बाद हम बात करते हैं 31 जनवरी 1931 की। अगर बात करते हैं तो 1931 में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई थी, जैसे कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। महात्मा गांधी की जो 11 मांग है उनको मांग लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, और जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं 1931 की। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान तैयार किए गए झंडे में कौन सा रंग नहीं था? तो इसमें जो है सफ़ेद रंग नहीं था। हरा, पीला और लाल ये तीनों ही रंग थे, ठीक है। कौन सा रंग नहीं था? सफ़ेद रंग नहीं था। ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें, तो ब्रिटेन वुड्स की जो जुड़वा संतानें होती हैं, ट्विंस ऑफ ब्रिटेन वुड्स जो है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, उसको ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें माना जाता है। ये जो ब्रिटेन वुड्स है, एक समझौता हुआ था, ब्रिटेन वुड्स जगह का नाम है, वहाँ पे एक समझौता हुआ था जो है 1 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक, 1 जुलाई से 22 जुलाई जो 1944 में जो हुआ था ये। तो वहाँ पे जो है एक मीटिंग हुई थी न्यू हैम्पशायर में। ब्रिटेन जो है वहाँ पे ये जो ब्रिटेन वुड्स है, इसमें न्यू हैम्पशायर एक जगह है जहाँ पे 44 कंट्रीज, 44 देशों के जो हेड थे, उन्होंने एक तरीके से बातचीत की थी और जो है एक एजेंडा प्रिपेयर किया था जिसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अपनाया गया था। इसी वजह से इसको ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। इसके बाद देखिए ऑप्शन में सार्क दिया गया है, सार्क और आसियान संगठन। सार्क जो है वो क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। जो साउथ कंट्रीज़ हैं, जितनी भी एशिया कॉन्टिनेंट की, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। और ये कब बना था? ये बना था 8 दिसंबर 1985 को। कब बना था सार्क? 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे? सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो ढाका में हुई थी, ठीक है। ढाका बांग्लादेश में हुई थी स्थापना, और मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में है। देखिए जितने भी साउथ के जो भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, ये सब इसमें शामिल हैं। 8 देश शामिल हैं इसमें, ठीक है। कितनी कंट्रीज शामिल हैं सार्क में? 8 कंट्रीज, 8 देश इसमें शामिल हैं। और 8 दिसंबर को ही बना था, 8 दिसंबर 1985 को। भारत का प्रथम लौह और इस्पात संयंत्र 1912 में कहाँ पे लगाया गया था? तो जो भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र है ना, वो जमशेदपुर में लगा था, ठीक है। जमशेदजी टाटा द्वारा जो लगाया गया था। बाद में जापान की सहायता से राउरकेला, बोकारो जो है, ये प्लांट लगाए गए थे। 868 ईस्वी में छपी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो ये है डायमंड सूत्र। कौन सी है? डायमंड सूत्र। देश का नया 24वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया? सुशील चंद्रा को देश का 24वां मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया है। मिस यूनिवर्स 2020 किसे चुना गया है? मिस यूनिवर्स के जो कंपटीशन हुए थे उसमें जो है आपका ये जो एंड्रिया मेजा हैं, मैक्सिको की हैं, इनको जो है मिस यूनिवर्स चुना गया था 2020 में। अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 में अभी करंट में जो है हरनाज संधू हैं, भारत की हरनाज संधू जो कि चंडीगढ़ से हैं, उनको चुना गया है मिस यूनिवर्स। हरनाज संधू
कहाँ की हैं? चंडीगढ़ की हैं। 2011 की मिस यूनिवर्स जो है हरनाज संधू को चुना गया है। और ये जो 2021 की प्रतियोगिता है ये कहाँ पे हुई थी? इजराइल में। कहाँ पे हुई थी? इजराइल में हुई थी। और जो है ये 70वें नंबर की, यानी कि इससे पहले 69 मिस यूनिवर्स जो बन चुकी हैं, 70वें नंबर की जो मिस यूनिवर्स है वो हरनाज संधू को चुना गया है, जो कि कहाँ की हैं? भारत की हैं, चंडीगढ़ की हैं। इसके बाद हम फर्स्ट की अगर बात करते हैं ना, तो सबसे पहली भारतीय कौन थी जो मिस यूनिवर्स बनी थी? तो सबसे पहली भारतीय मिस यूनिवर्स 1994 में बनी थी, सुष्मिता सेन। ठीक है, कौन बनी थी? सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन जो है पहली बनी थी। इसके बाद जो है दूसरी जो मिस यूनिवर्स है वो कौन बनी थी? लारा दत्ता। कौन बनी थी? लारा दत्ता। कब बनी थी ये 2000 में बनी थी। ठीक है, और इससे पहले जो सुष्मिता सेन है वो 94 में बनी थी, 1994 में बनी थी। और अब जो है तीसरे नंबर की कौन बनी है? 2021 में हरनाज संधू, जो कि कहाँ की हैं? चंडीगढ़ की हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 20 की एंड्रिया मेजा की, तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये मैक्सिको की रहने वाली हैं। ठीक है, और ऑप्शन जो हमारा फोर्थ है एडलिन कास्टलिनो। तो ये जो एडलिन कास्टलिनो है इन्होंने 2020 में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें फिफ्थ टॉप 5 में जो है ये शामिल होती थी। ठीक है, जो टॉप 5 हैं उसमें शामिल होती थी कौन? एडलिन कास्टलिनो, जो कि भारत की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2 अक्टूबर 2020 से हरियाणा में ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की गई थी। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 4 अगस्त 2020 से हुई थी। ये 2 अक्टूबर 2020 से ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत हुई है और 4 अगस्त 2020 से परिवार पत्र योजना जो है शुरुआत की गई है, परिवार पहचान पत्र बनाने की, फैमिली आईडी। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा विधानसभा ने खालिस्तान को राज्य की 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों को स्थापित निवासियों के लिए आरक्षित करने वाला विधेयक पारित किया है। कब किया गया है ये विधेयक पारित? तो ये जो विधेयक है ये 5 नवंबर 2000 को जो है ये विधेयक पारित किया गया है, जिसमें क्या किया जाएगा कि हरियाणा के अंदर जितने भी कंपनीज हैं उसमें 75% जो लोग होंगे ना वो हरियाणा के स्थायी निवासी होंगे। मतलब बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको सिर्फ 25% तक ही जॉब दी जाएंगी। 75 किसको दी जाएंगी? हरियाणा के जो स्थापित निवासी हैं यहाँ के, उन्हीं को दी जाएंगी। ठीक है, इससे पहले वाला जो विधेयक था ये जो आपको पंचायती राज संशोधित विधेयक 2020 में 4 नवंबर 2020 को जो पारित किया गया है, 6 नवंबर को पारित किया गया है ये। ठीक है, कहाँ पे कब किया गया है? 6 नवंबर 2020 को पारित किया गया है। तो इसमें जो है क्या प्रावधान है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको 50% आरक्षण दिया गया, 50% आरक्षण दिया गया है। और महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला हरियाणा दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले जो है राजस्थान ने दिया है। हरियाणा में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नेम जो नाम है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये योजना जो है 2017 में शुरू की गई है, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। इनको जो है मैच करना है कि कौन सा सही है। सबसे पहले है स्वयं सिद्धा योजना। तो ये जो स्वयं सिद्धा योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2001 में की गई थी। ठीक है, 2001 में। इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना, तो इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना की शुरुआत जो है 2010 में की गई थी। विदुर पेंशन योजना 2017-18 में शुरू की गई थी। मॉडल करियर सेंटर 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जादूगर शंकर का वास्तविक नाम क्या है? तो जो जादूगर शंकर हैं उनका वास्तविक नाम पूछा गया है कि जादूगर शंकर का वास्तविक नाम क्या है? तो वो है शिव कुमार मोदी। क्या नाम है? शिव कुमार मोदी। माउंटर संतोष यादव को किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2000 में। जो संतोष यादव हैं वो हरियाणा की रहने वाली हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया है, मतलब 2 बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर इन्होंने चढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन देखिए, न केवल जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बल्कि पुरुष योजना अनुपात को सुधारने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये देवी रूपक योजना की शुरुआत की गई है, जो जनसंख्या की वृद्धि है उसको नियंत्रित करने और
पुरुष योजना के अनुपात को सुधारने के लिए देवी रूपक योजना की शुरुआत जो है की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में अनुसूचित जातियों का जो लिंग अनुपात है वो कितना है, तो वो है आपका 887। जनसंख्या का अधोदित घनत्व निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो जनसंख्या का जो अधोदित घनत्व है उसको गणितीय घनत्व भी कहा जाता है। वर्ष 1860 में हरियाणा में कहाँ पर एंग्लो मिडिल स्कूल थे, तो हिसार और भिवानी दोनों ही जगह पर जो है एंग्लो मिडिल स्कूल थे। रोशनी की लकीर गजल संग्रह का प्रमुख गजलकार कौन है, ये जो रोशनी की लकीर है एक गजल है, इसका गजलकार है राणा गन्नौरी। उदय भानु हंस की प्रिय लिपिक विद्या कौन सी है, तो वो काव्य लेखन है। काव्य लेखन किसकी प्रिय लिपिक यहाँ पर विद्या है, उदय भानु हंस की। हरियाणा का संत साहित्य, जो हरियाणा का संत साहित्य पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक हैं डॉक्टर सूरजभान। कौन है हरियाणा का संत साहित्य पुस्तक के लेखक, डॉक्टर सूरजभान। हरियाणा पर्यटन नीति के अंतर्गत राज्य में विकसित किया गया है, क्या विकसित किया गया है, भूमि बैंक विकसित किया गया है और पर्यटन विकास परिषद दोनों ही जो है यहाँ पे विकसित की गई हैं हरियाणा पर्यटन नीति के अंतर्गत राज्य में विकसित। कुरुक्षेत्र जिले में स्थित किस बाबा की दरगाह पर छड़ी चढ़ाने की पुरानी परंपरा है, तो ये दरगाह जो है नौगज्जा पीर की जो एक तरीके से दरगाह है, वहाँ पे छड़ी नहीं घड़ी आएगा यहाँ पे, ठीक है। घड़ी चढ़ाने की परंपरा है जो दरगाह है नौगज्जा पीर की। होम ऑफ फोक आर्ट्स, होम ऑफ फोक आर्ट्स जो है इस संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो गुरुग्राम में की गई है। गुरुग्राम में किसकी स्थापना की गई थी, 1984 में, होम ऑफ फोक आर्ट्स। और ये कब की गई है, 1984 में। आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो स्थायी मेमोरी को जो है रोम कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी, जो रीड ओनली मेमोरी होती है वो स्थायी होती है, परमानेंट होती है, उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, उसमें कोई करेक्शन नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, DPI डॉट्स प्रति इंच क्या मापना है, तो डॉट प्रति इंच जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व होता है। डॉट्स प्रति इंच क्या मापना है, कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व। अगला क्वेश्चन देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप इस्तेमाल किया गया टाइप है, किस तरीके का टाइप है ये है रिलेशनेबल डाटाबेस, रिलेशनेबल डाटाबेस। डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्कल क्या दर्शाता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया को दर्शाता है। डेटा फ्लो डायग्राम पर सर्कल क्या दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सर्वर डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है, तो ये सेल किसके लिए करता है, ये इसका और जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वर एक बैंड एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर में सपोर्ट के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्प्रेडशीट में सब कुछ छोटे जो है भंडारित रहता है, जो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, ठीक है। स्प्रेडशीट में जो भंडारित रहता है वो क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं। डैश सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डिलीट की गई करप्ट और खोए हुए डेटा को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया है। देखो अगर एक बार डेटा डिलीट हो जाता है तो उसको रिकवर करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, डेटा रिकवरी। वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है, जो अब के माइक्रो प्रोसेसर हैं उनकी स्पीड जो है वो किस में मापी जाती है, तो वो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर है वर्तमान में उनकी स्पीड किस में मापते हैं, गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। वेब फाइलें खालिस्तान फाइल नाम एक्सटेंशन का उपयोग करती हैं, तो जितनी भी वेब फाइल्स होती हैं वो .html और जो है .htm का प्रयोग करती हैं। .htm और .html का प्रयोग करके वेब पेज फाइल्स जो हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं। 60 देखिए, किसी भी प्रकार का अवांछित सॉफ्टवेयर है जो आपकी पर्याप्त सहमति के बिना स्थापित हो जाता है, तो ये कौन सा है, ये है मेलवेयर। गुरुत्व त्वरण का न्यूनतम मान क्या होता है, तो ये जो गुरुत्व त्वरण का न्यूनतम मान है वो भूमध्य रेखा पर होता है। मतलब सबसे कम जो गुरुत्व त्वरण है वो कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है।
रक्त प्लाज्मा जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, यहाँ पे परसेंटेज में पूछा गया है, तो 7.35 से 7.45% तक होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट पीएच मान पूछा जाए, परसेंटेज ना हो, तो 7.4 सही हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, परसेंट में पूछा गया है, 7.35 से 7.45 तक है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, कूलाम है, ठीक है। कूलाम किसका मात्रक है, विद्युत आवेश का। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो प्रोटीन की कमी से जो है, इनमें से जो क्वाशियोकोर है वो हो जाता है। जो क्वाशियोकोर है ये अमीनो एसिड की कमी से होता है मेनली, लेकिन जो प्रोटीन है वो किससे बनता है, अमीनो एसिड ही प्रोटीन को जो है डेवलप करने में मदद करता है। इसी वजह से जो इनडायरेक्टली है ये किसकी कमी से होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। मधुमेह किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। एनीमिया रक्त की कमी से होता है। और गाइटर जो है ना, ये घेंघा रोग होता है, ठीक है। गाइटर क्या होता है, घेंघा होता है, जो कि किसकी कमी से होता है, नमक की कमी से होता है। खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा के स्थानांतरण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये किसने दिया था, लिंडेमान ने दिया था। कौन सा नियम दिया था लिंडेमान ने, खाद्य श्रृंखला जो होती है आपकी, उसमें 10% ऊर्जा जो है वो कहाँ पे स्थानांतरित हो जाती है, अगले में जो फूड्स आपके एक तरीके से चेन होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति, जो वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति है वो कौन से वैज्ञानिक ने दी थी, तो वो कैरोलस लीनियम ने दी थी। किसने दी थी, कैरोलस लीनियम ने। कौन सी पद्धति दी थी कैरोलस लीनियम ने, द्विनाम पद्धति, जो वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति है वो दी थी। ऑक्सीजन O2 की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो जो ऑक्सीजन की खोज आपको पता ही होगा, प्रिस्टले ने की थी। रदरफोर्ड को परमाणु का जनक कहा जाता है। इन्होंने नाभिकीय जो भौतिकी है उसका जनक माना जाता है। इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। अणु जो है आपका और जो प्रोटॉन है उनकी खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर बात करें ना, तो वो की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, जे थॉमसन ने। इसके बाद जो आपका जॉन डाल्टन है, उन्होंने भी 1808 में खोज की थी परमाणु की। लेकिन जो नाभिकीय भौतिकी है ना, उसमें प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। और जो परमाणु है उसकी खोज जॉन डाल्टन ने की थी। जॉन डाल्टन ने कब की थी परमाणु की खोज, 1808 में की थी। इसके बाद जो लुई पास्चर हैं, लुई पास्चर, उन्होंने कौन सा फॉर्मूला दिया था, दूध के जो पास्चराइजेशन होता है, दूध का पास्चुरीकरण जो किया जाता है, वो किसने दिया था, लुई पास्चर ने। कमरे का सामान्य ताप होता है, तो ये 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए औसत तापमान जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए बोलीमीटर का उपयोग किया जाता है। ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए बोलीमीटर। एनीमोमीटर वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। जी एच से मोटा है लेकिन एम से मोटा नहीं है। देखो जी है ना, जी एच से मोटा है लेकिन एम से मोटा नहीं है, मतलब एम पतला है। क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है, क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है, तो क्यू नीचे आ जाएगा। समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन है, तो समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। निम्न में से विलुप्त संख्या ज्ञात करो। विलुप्त संख्या यहाँ पे आपको ज्ञात करनी है। तो देखो ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, सॉरी ये जो है 2 गुना 2, 3 जो है 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये है 3 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो 3 गुना 3, 3 गुना 4, ठीक है। फिर यहाँ पे किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर था, ये 4 का स्क्वायर, तो यहाँ किसका स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ 5 का स्क्वायर होना चाहिए ना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। राइट आंसर क्या आएगा, 25। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी भालू शेर हैं, सभी शेर गाय हैं। सभी भालू शेर हैं, ठीक है, और सभी शेर क्या हैं, गाय हैं। तो ये डायग्राम बन जाएगा। इससे आपको कंक्लूजन निकालना है। सभी जो कंक्लूजन देखिए पढ़िए, सभी भालू गाय हैं, सभी भालू गाय हैं, ठीक है। ये तो ये पहले सभी गाय भालू हैं, ये सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। केवल निष्कर्ष ए आपका जो है वो सही है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये जो है कैलेंडर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं, आपको निकालना है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है।
कि 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तारीख मतलब डेट, ठीक है, प्लस महीना कोड। महीनों के कुछ कोड होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, महीना कोड, और उसके बाद प्लस आपका शताब्दी कोड, और प्लस जो ईयर दे रखा है 1950 1950, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तारीख, महीना कोड, शताब्दी कोड और वर्ष, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो आपका दिन होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। तो 7:30 पे आपको कोण निकालना है। तो इसमें आप एक बार घड़ी बना लेंगे, और जो घड़ी के 2 नंबर होते हैं ना, उनके बीच में जो कोण होता है, मतलब 5 मिनट में जो कोण बनता है ना, वो 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 7 बज के कितने मिनट है, 30 मिनट है, ठीक है। 30 मिनट पे आप देख लो कि कितना कोण बनेगा। ये देखो, ये मान लो 12 बजे हैं, तो कितना 180 है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे, ये कितना होगा 90 हो गया। इसको फिर से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 45 हो गया, हाफ करेंगे तो 3 में करेंगे तो 30 हो गया। तो इस तरीके से अगर हम इसको निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। अब लोग यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ मान लो आपका 7 है और 7 बज के कितने मिनट हुए, 30 मिनट हुए, तो ये 6 पे होगी, एक 6 पे है, एक 7 पे है, ठीक है। 7 से देखिए, जब आप ये नहीं सोचोगे कि घंटे वाली सुई 7 पे ही रहेगी, जब ये जो 30 मिनट 30 मिनट घूम के यहाँ आई है, तो ये भी तो थोड़ी आगे जाएगी ना, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल इनके बीच में बनेगा। नीचे एक पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं, 6 के विपरीत स्थितियाँ हमें बतानी है। तो 6 की अपोजिट जो होगी वो 1 होगी। निम्न आकृति में कुल कितने जो है त्रिभुज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो ये जो आकृति दी गई है, इसमें त्रिभुज बताने हैं कि कितने इसमें ट्रायंगल्स है, कितने त्रिभुज बने हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले तो सबसे बड़े वाला देखते हैं। एक ये बन गया, फिर इसके बाद AC बन गया, एक इधर बन गया, ठीक है। अगर इन सबको काउंट करेंगे, एक ये छोटा त्रिभुज है, एक ये पूरा है, इसके बाद ये वाला है, ये वाला है, तो ये टोटल आपके कितने हैं 12 है। इसके बाद देखिए 25 सेंटीमीटर वाले ठोस घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए कुल कितनी बार काटना होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो 25 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है उसको छोटे घनों में काटना है। तो इसमें जो कितनी बार काटना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, बड़े घन की जो भुजा है ना, उसको हम डिवाइड कर देंगे छोटे घन की भुजा से, ठीक है। बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा यहाँ कितनी 25 है, और छोटे की कितनी है 5 है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 5। कितना आंसर आ जाएगा इसका 5। इसके बाद देखिए, काटने की संख्या निकालने का जो है एक फार्मूला होता है, उसको हम अप्लाई करेंगे A-1 × 3। तो A हमने निकाला था, A निकालने का फॉर्मूला क्या था, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। हमारा कितना आंसर आया था 5। अब हम इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A-1 × 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। अगला क्वेश्चन देखिए, जानकी ठाकर ने 9,000 रुपये का ऋण जो है 8.5% साधारण ब्याज की दर से लिया है 2 वर्ष 8 मास के लिए। तो उसको कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी, तो उसको 2,040 रुपये वापस करने पड़ेंगे। अगर इसको हम सोल्व करते हैं, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है, तो 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः कितना अनुपात होगा। तो ये जो आपका अनुपात होगा, ये 6:4:3 होगा। हम यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चंस को जो है सोल्व नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस के लिए सोल्व कर सकते हैं। जो सिर्फ थोड़े बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, मैं यहाँ पे उन्हीं को सोल्व कर रही हूँ। छोटी से छोटी वर्ग संख्या में जो क्रमशः 7, 14, 21 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए, वो कौन सी होगी। तो देखिए 7, 14 और 21 से, ठीक है। इसका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कितना होगा 1764। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यंजक 9a² - 9ab - 40b² का गुणनखंड आपको निकालना है। तो ये आंसर बी आपका सही होगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में साफ कर सकते हैं। तो देखो, जो 20 है ना, वो इसको 8 दिन में कर सकते हैं। 20 स्वयंसेवक हैं, वो 8 दिन में इसको साफ कर सकते हैं। यदि इसी गांव को 5 दिन में स्वच्छ करना है, 5 दिन में, तो कितने करेंगे, हम मान लेते हैं x,
ठीक है। 20 × 8 = 5 × x मान लिया हमने। तो यहाँ पे अगर हम इधर x को लाते हैं तो x = 20 × 8 / 5, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 32, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 32 डेज। यदि तार के n मीटर की लागत d रुपये है, उसी दर से y मीटर की लागत क्या होगी, तो ये आपका बी आंसर आएगा। r त्रिज्या और h ऊंचाई वाले बेलन का आयतन बताना है, तो ये जो आयतन होगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर। देखो ये जो n वाला है ना, ये कैसे निकलेगा, देखो n मीटर की लागत कितनी है d, तो 1 मीटर की कितनी हो जाएगी d/n, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 5000 थी, बाद में जो कितनी हो गई है। इस क्वेश्चन को आप अगर सोल्व करना चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स देखिए मुझे नहीं इतने ज़्यादा अच्छे से जो है इनके फॉर्मूलाज पता है। तो अगर आपको इसको सोल्व करोगे तो सी आंसर होगा। यहाँ पे हम जो है अपनी प्रैक्टिस किसके लिए कर रहे हैं, जीके के लिए कर रहे हैं। जो जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें साइंस के हैं, ट्रेड रिलेटेड्स भी हैं, तो उन सबको की जो हम अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद देखिए 100 से 1000 के बीच की सभी संख्याओं का जो 13 से विभाज्य हो, मतलब जो है ना 13 से भाग नहीं होनी चाहिए, तो ये बी वाली है, ठीक है। जितनी भी संख्याएं हैं वो हम देख लेंगे जो 13 से विभाज्य हैं। किस अवधि में 5500 रुपये 4% सालाना सरल ब्याज पर 6050 रुपये हो जाएंगे, तो ये 2.5 साल बाद हो जाएंगे। इसके बाद देखिए फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो सही स्पेलिंग है वो हमें बतानी है। तो ये एनिमिटी की स्पेलिंग भी गलत है, पोस्टफोन ये भी गलत है, 90 की स्पेलिंग भी यहाँ पे गलत दे रखी है। तो नॉर्मल सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, नॉर्मल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन भरने हैं। प्रीपोजिशन कौन से होते हैं आपके, जो वर्ड्स को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ही वुड फ्लाई डैश द डोर विद हेल्पिंग प्रेसिपिटेशन। देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा थ्रो आएगा, ठीक है। फ्लाई थ्रो द डोर से। चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है उसका हमें बेस्ट मीनिंग बताना है कि कौन सा इसका सेम मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है गुडविल, हनीमून का क्या हो जाएगा, गुडविल। सेलेक्ट द सब्सटीट्यूशन फॉर बेस्ट एक्सप्रेस अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है उसका अपोजिट मीनिंग बताना है। इंस्पायर्ड, इसका जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा लाइवली। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस यहाँ पे हमें फिल करने हैं। प्रीपोजिशंस क्या बताते हैं, किसी भी जो वर्ड है उसकी स्थिति बताते हैं, किसी भी चीज़ की, कोई ऊपर है, नीचे है, बाहर है, अंदर है, तो ये सारी चीज़ें प्रीपोजिशंस बताती हैं। सिचुएशन बताती हैं, स्थिति बताती हैं कि वो कहाँ पर है। ही स्टूड, वो कहाँ पर है। ही स्टूड द डैश द विंडो एंड लुक्ड आउट डैश ए ग्रे कैट। तो वो कहाँ पे है, जो है वो विंडो के पास है और किसको देख रहा है, ग्रे कैट को। तो ये आंसर सी हो जाएगा। ही स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउट एट ए ग्रे कैट। वाक्य के कितने भाग होते हैं, तो वाक्य के जो भाग होते हैं वो 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। निम्नलिखित में से सही सुमेलित विलोम शब्द नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित विलोम शब्द नहीं है, ये जो शेष अवशेष है ना, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए चंद्रमुख में कौन सा समास है। चंद्रमुख में कर्मधारय समास है। कौन सा शब्द अशुद्ध है, देखो इनको देखना है कि कौन सा शब्द जो है वो सही तरीके से नहीं लिखा गया है। तो जो अशुद्ध शब्द है ना वो कौन सा है, आर्द्रता है। आर्द्रता कैसे लिखा जाता है आपको पता है, ऊपर रह आता है आर्द्रता। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें से मोती शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, जो मोती है वो पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परसर्ग आपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो देखिए लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, वह विद्यालय से आ रहा है, आकाश से पानी बरसा, नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। देखो आपादान में क्या होता है, अलग होना होता है। ये विद्यालय से आ गया, अलग हो गया। आकाश से पानी बरसा, वो भी आकाश से अलग हो गया। नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, तो नदियाँ भी पहाड़ों से अलग हो गई। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, पेड़ से अगर यहाँ पे होता ना तो ये भी आपादन हो जाता, लेकिन हाथ से फल तोड़ा है
तो ये आंसर सही हो जाएगा, ये नहीं है अपादान का। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। देखो मन का ना यहाँ पे बार बार आया है, मन का। तो जो आपका कौन सा अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द होता है लेकिन उसके मीनिंग अलग होते हैं, वो होता है यमक। तो यहाँ पे मन का, एक मन का मतलब है हमारे मन का, एक मन का मतलब है मोती। ठीक है, तो ये आपका जो यमक है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो है हमने 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करती हूँ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट्स आप फिर से सोल्व करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।